सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम हमारा चल रहा है क्लास 12 का बायोलॉजी का तीसरा अध्याय जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो आज इस अध्याय का हमारा नवा पार्ट होने वाला है और इसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु की संरचना के बारे में। इसके कौन कौन से भाग होते हैं, उनका अपना फंक्शन क्या होता है, सारी चीजों को आज हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को बता दिया था कि किस तरीके से मेल के अंदर जो टेस्टिज होता है उसके अंदर किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम शुक्राणु की संरचना की बात करेंगे। तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हर एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या, एक यहाँ पर आपको शुक्राणु की स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। इसके कौन कौन से भाग होते हैं इसको भी हम आपको बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इस शुक्राणु में जो सबसे पहला भाग आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला पोर्शन फूला हुआ भाग दिख रहा होगा। यह भाग क्या कहलाता है, इसका सिर कहलाता है यानी कि हेड कहलाता है। तो ये जो फूला हुआ भाग ऊपर की तरफ दिख रहा है इस शुक्राणु में, इसको हम बोलते हैं हेड पोर्शन यानी कि सिर वाला भाग। क्लियर है बात। और इसके ठीक नीचे ये जो आपको पतला सा सकरा भाग दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ग्रीवा यानी कि नेक, या इसे आप गर्दन भी बोल सकते हैं। तो ये इसका नेक वाला पोर्शन है शुक्राणु का। सबसे ऊपर हेड होगा, उसके ठीक नीचे नेक होगा। और यहाँ पर आपको ये जो चौड़ा वाला पोर्शन दिख रहा है, थोड़ा लंबा आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, मध्य भाग या मिडिल पीस। तो शुक्राणु के ये तीन भाग आपको देख लिए। और सबसे आखिरी में होता है क्या, इसका पुच्छ या जिसे हम टेल बोलते हैं। क्लियर थी बात। तो ये चार भागों से मिलकर के एक शुक्राणु बना हुआ होता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हेड की। तो अगर हेड की बात किया जाए तो इसके हेड में या सिर में अगर बात करें तो दो चीजें पाई जाती हैं। पहला होता है क्या, एक्रोसोम जिसको हम अग्रपिंडक हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा होता है क्या, केंद्रक जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। तो ये दो भाग कहां पर पाए जाते हैं, इस स्पर्म के हेड वाले पोर्शन में पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो ब्लैक कलर का पोर्शन दिखाया गया है इसको हम बोलते हैं क्या, एक्रोसोम, या इसी को हिंदी में अग्रपिंडक बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अग्रपिंडक या एक्रोसोम दोनों एक ही चीजें हैं, बट इसका हिंदी वर्जन है। ठीक है। तो एक्रोसोम की अगर हम बात करें तो इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो एक्रोसोम होता है इसका निर्माण होता है गोल्जी काय से, यानी कि जो गोल्जी बॉडी होता है एक शुक्राणु के अंदर, उससे किसका निर्माण होता है, उसके एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्रोसोम होता है वो गोल्जी काय से बना होता है, गोल्जी बॉडी से बना होता है। अब इसकी बात करें तो ये एक प्रकार का लाइसोसोम होता है। ये जो एक्रोसोम है एक प्रकार का क्या है, लाइसोसोम है, लेकिन इसे स्पर्म के अंदर एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, एक्रोसोम एक प्रकार का लाइसोसोम होता है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पाचनीय एंजाइम पाए जाते हैं, पाचनीय एंजाइम। इसी को इसके अलावा क्या मिलता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम क्या करेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये फीमेल बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव पाथ में पहुंच जाएगा, तो जैसे ही ये अंडाणु या ओवम के पास पहुंचता है तो ये क्या करेगा, ओवम के दीवार को भेदेगा, यानी कि उसके ऊपर जो आवरण होता है उसको भेदने का काम करता है। तो उसकी भित्ति को, यानी कि अंडाणु की भित्ति को तोड़ने का काम कौन करेगा, ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम करते हैं। क्लियर थी बात। और जैसे अगर मैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम के उदाहरण की बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं हाइलोरोनिडेज। कौन सा, हाइलोरोनिडेज। ये क्या है, एक प्रकार का स्पर्म लाइसिन एंजाइम है, या इसी को आप पाचनीय एंजाइम भी बोल सकते हो। तो ये कहां पर पाया जाता है, इसके स्पर्म के हेड में जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। देन अगर बात करें तो दूसरा भाग होता है क्या, इस सिर में, केंद्रक या न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है तो आपको जाहिर सी बात है, इसी के अंदर इसका अनुवांशिक पदार्थ या बोल सकते हैं एगोनिक केंद्रक मिलता है, और ये इसी के अंदर बोल सकते हैं इसका जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात। तो ये था आपका हेड वाला पोर्शन किसी भी शुक्राणु का। अब आइए बात करते हैं दूसरा जो क्या होता है, उसका नेक वाला पोर्शन होता है। अगर मैं नेक की बात करूं तो इसके नेक में क्या मिलता है, तो याद रखिएगा इसके नेक में पाया जाता है तारक केंद्र, या जिसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं। अब ये तारक केंद्र क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, इसका एक ग्रीवा या गर्दन वाला पोर्शन है। इसमें दो आपको तारक केंद्र देखने को मिल रहे होंगे जिसे हम सेंट्रियोल इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये सेंट्रियोल है, ये एक दूसरे के 90 अंश के कोण पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि समकोण होते हैं। यानी कि आप अगर इसे देखें तो इस तरीके से क्या होता है, इनके बीच में एंगल बना होता है जो कि 90 अंश का होता है। अब आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला सेंट्रियोल, इसको हम बोलते हैं क्या, समीपस्थ तारक केंद्र। क्या बोलते हैं, समीपस्थ तारक केंद्र, या इसे इंग्लिश में बोला जाता है क्या, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और दूसरा होता है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गर्दन के थोड़ा नीचे की तरफ, इसको हम बोलते हैं क्या, दूरस्थ तारक केंद्र, या इसे डिस्टेंस सेंट्रियोल बोलते हैं। तो ये दो तरीके के आपके तारक केंद्र देखने को मिलते हैं। अब याद रखिएगा इनका फंक्शन क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी, समीपस्थ तारक केंद्र की, तो ये क्या होता है, निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है उसमें क्या होगा, विदलन होगा, तो यानी कि क्लीवेज होता है। तो ये क्लीवेज के लिए क्या होता है, इसे युग्मनज को प्रेरित करता है। तो याद रखिएगा, समीपस्थ तारक केंद्र युग्मनज को
विदलन या क्लीवेज के लिए प्रेरित करता है। इसका आप लोग वर्क याद रखिएगा। और दूसरा क्या होता है, दूरस्थ तारक केंद्र जिसे डिस्टेंस सेंट्रियोल बोलते हैं, यह क्या करेगा, तो याद रखिएगा इससे एक लंबी सी बोल सकते हैं धागेनुमा संरचना निकलती है। आपको ये जो यहाँ पर ब्लैक कलर की धागेनुमा संरचना दिख रही है, ये धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है, अक्षीय तंतु कहलाती है। तो याद रखिएगा ये जो दूरस्थ तारक केंद्र होता है, ये शुक्राणु के पूंछ के लिए अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शुक्राणु का जो पूंछ वाला पोर्शन होता है, यानी कि टेल वाला पोर्शन होता है, इसमें जो ये अक्षीय तंतु मिल रहा है, ये ठीक है। तो अक्षीय तंतु का निर्माण कौन करता है, ये दूरस्थ तारक केंद्र करता है। तो ये आपका था गृह वाला पोर्शन, जिसमें क्या मिल रहे थे, तारक केंद्र मिल रहे थे। दो तरीके के होते हैं, एक तो समीपस्थ, दूसरा दूरस्थ। समीपस्थ क्या काम करता है, तो ये विदलन के लिए युग्मनज को प्रेरित करता है, और दूरस्थ क्या करता है, तो ये पूंछ के लिए अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। अब आइए बात करते हैं, तो आपका अगला भाग होता है शुक्राणु का, उसको हम बोलते हैं क्या, मध्य भाग, है जिसे हम बोलते हैं मिडिल पीस। इसमें क्या मिलता है, तो इसमें आपको जाहिर सी बात है, इसमें मिलता है माइट्रोकांडिया। क्या मिलता है, माइट्रोकांडिया, जिसे हिंदी में सूत्र कणिका भी बोलते हैं। अभी जो माइट्रोकांडिया है, आइए इसके फंक्शन को हम जान लेते हैं कि ये कहां पर प्रेजेंट होता है, किस तरीके से मौजूद होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो माइट्रोकांडिया आपको मालूम है कि ये ऊर्जा का घर होता है, यानी कहीं ना कहीं ये स्पर्म को एनर्जी देगा। क्या देगा, एनर्जी देगा चलने के लिए, गमन करने के लिए, यानी कि इसे मोटिलिटी प्रदान करता है ये माइट्रोकांडिया। अब माइट्रोकांडिया की बात करें तो याद रखिएगा, ये जो माइट्रोकांडिया है आपको इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ सर्पिलाकार अवस्था में दिख रहा होगा। तो याद रखिएगा, ये अक्षीय तंतु के चारों ओर फैला होता है, किस अवस्था में, सर्पिलाकार कुंडलन लेकर के। तो इसके इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं नीबन कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीबन कर्ण। इसके सर्पिलाकार स्थिति को हम नीबन कर्ण बोलते हैं, जो कि इस बोल सकते हैं अक्षीय तंतु के चारों तरफ फैला होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो वही बात लिखा गया है कि ये अक्षीय तंतु के चारों ओर पाया जाता है। किस स्थिति में पाया जाता है, तो सर्पिलाकार कुंडलन लेकर के। और इसके इस सर्पिलाकार कुंडलन को हम क्या बोलते हैं, नीबन कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप आगे, तो इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य का एक गाढ़ा परत होता है, यानी कि आपको जो माइट्रोकांडिया दिख रहा है यहाँ पर, इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य का एक गाढ़ा लेयर होता है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, जिसे हम बोलते हैं मेनचेट। क्या बोलते हैं, मेनचेट। तो ये मेनचेट क्या होता है, तो प्रत्येक माइट्रोकांडिया के चारों तरफ कोशिका द्रव्य का एक बोल सकते हैं एक गाढ़ा लेयर होता है, जिसको हम मेनचेट बोलते हैं। क्लियर थी बात। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, तो ये इस शुक्राणु के मध्य भाग या मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है। और आखिरी में आता है पुच्छ वाला पोर्शन। ये जो टेल वाला पोर्शन लंबा सा दिख रहा है, पतला सा, इसी को बोलते हैं क्या, हम पूंछ। तो याद रखिएगा, ये क्या होता है, एक लंबी धागेनुमा संरचना होती है, जो शुक्राणु के सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है। अब ये करेगा क्या, तो ये शुक्राणु को गमन करने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुच्छ का हम सबसे पहले वर्क देखेंगे। तो मैंने वर्क बताया क्या, कि ये शुक्राणु को चलने में सहायता प्रदान करता है। और ये टेल किन चीजों से बना होता है, तो याद रखेंगे, ये अक्षीय तंतु, कोशिका द्रव्यी आवरण और प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है। तो तीन भागों का कौन बना होता है, इस शुक्राणु का टेल वाला पोर्शन या पुच्छ भाग बना होता है। अब आप आखिरी में देखेंगे कि ये जो शुक्राणु है और शुक्रिय प्लाज्मा, दो चीजें होती हैं, एक होता है शुक्रिय प्लाज्मा और दूसरा होता है शुक्राणु। क्लियर है। तो शुक्राणु का संरचना तो ये था, ये पूरा का पूरा आपका शुक्राणु है। लेकिन शुक्रिय प्लाज्मा मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको मेल के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उसके ग्रंथियों को बताया था, सहायक ग्रंथियां, जिनमें सेमिनल वेसिकल था, इसके अलावा बहुत सारी ग्रंथियां थी। ठीक है, तो उन ग्रंथियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनसे कुछ तरल निकल रहा था, कुछ स्राव निकल रहा था, जो क्या बना रही थी, शुक्रिय प्लाज्मा को बना रही थी। और उन्हीं शुक्रिय प्लाज्मा में कौन होता है, ये शुक्राणु प्रेजेंट होता है। तो शुक्रिय प्लाज्मा, याद रखिएगा, शुक्रिय प्लाज्मा और शुक्राणु आपस में मिल करके जो पदार्थ बनाते हैं या जो लिक्विड बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वीर्य या सीमन बोलते हैं। तो सीमन या वीर्य क्या होता है, ये शुक्रिय प्लाज्मा और शुक्राणु का मिक्सचर होता है। अगर हम बात करें सीमन में, तो सीमन में दो अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती हैं। इस चीजों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था आपके शुक्राणु का। अब आपने शुक्राणु के फॉर्मेशन को इससे पहले वाले सेशन में देख लिया था, यहाँ पर आपने शुक्राणु की संरचना को देख लिया। अब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे किस तरीके से फीमेल के जो ओवरी या अंडाशय होता है, उसके अंदर अंड जनन या ओजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद।